आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर हमारे पास 61 है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। तो सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो है सेंट्रल वैल्यू और एवरेज। इसको हम सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। बेटा, सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? किसी भी डाटा के अंदर एक वैल्यू ऐसी होती है कि डाटा की जो रिमेनिंग वैल्यूज होती है वो उस वैल्यू की तरफ कंसंट्रेट करती हैं। तो जो वो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेंट्रल वैल्यू होगी। A specific value of the variable, जो वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी उन वैल्यूज में से एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसी होगी अराउंड विच द मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेंड टू कंसंट्रेट, कि ऑब्जर्वेशंस में से उनमें से ज्यादा जो वैल्यूज हैं वो उस वेरिएबल की तरफ कंसंट्रेट करती हैं। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एवरेज और सेंट्रल वैल्यू। हमने चीज डिस्कस करनी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करने के लिए हमने पहले पढ़ा था एवरेज और सेंट्रल वैल्यूज। तो याद रखना है कि जो सेंट्रल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे कि मीन है, मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास, हार्मोनिक मीन है और क्वार्टाइल्स हैं। ये 6 हमारे पास सेंट्रल वैल्यूज हमारे पास हैं जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी टेक्निक या ऐसी मेजर विच इज यूज टू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसी कोई भी टेक्निक जिसको हम यूज करते हैं किस लिए? सेंट्रल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, वो क्या कहलाती हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती हैं। यहां पर मैंने डेफिनेशन को लिखा है, द मेजर और टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मुख्तलिफ हमारे पास सेंट्रल वैल्यूज हैं जिनको हमने 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहली है अरिथमेटिक मीन, उसके बाद है मीडियन, उसके बाद है मॉड, उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, फिर है हार्मोनिक मीन और फिर है क्वार्टाइल्स। अब याद रखना है कि हमने इन तमाम सेंट्रल वैल्यूज को डिस्कस करना है 2 तरीकों से। हमें पता है कि जो डाटा होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर सबसे जो पहली सेंट्रल वैल्यू है जो कि अरिथमेटिक मीन है, हम उस चीज को डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। बेटा, अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली मीन भी कह सकते हैं। किसी भी डाटा के अंदर अरिथमेटिक मीन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इस चीज को गौर से सुनना है। बेटा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उन तमाम ऑब्जर्वेशन के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो होती है अरिथमेटिक मीन। डेफिनेशन को यहां पर देखिएगा, अरिथमेटिक मीन और सिंपली कॉल्ड मीन, इसको हम सिंपली मीन भी कह सकते हैं, इज अ मेजर विच इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमें कैसे मिलती है? अगर हम तमाम ऑब्जर्वेशन के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। ये डेफिनेशन पेपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछ सकता है। उसके बाद एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अरिथमेटिक मीन को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो ये जो साइन है ये किसका साइन है? अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन का अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये जो साइन मैंने यहां पर लिखा हुआ है इस साइन को समेशन का साइन कहा जाता है। समेशन
विच मीन सम, जो किसके लिए यूज होता है, सम के लिए यूज होता है। समेशन x ओवर n, अब जो x थे वो वेरिएबल थे, तो समेशन x का मतलब क्या है कि तमाम ऑब्जर्वेशन का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो ये फार्मूला होगा कि x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले अनग्रुप डाटा की आज के लेक्चर के अंदर, कि जब डाटा अनग्रुप डाटा हो तो उस वक्त मीन को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। बेटा अनग्रुप डाटा के अंदर मीन को फाइंड करने के दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है और कोडिंग मेथड भी कहा जाता है। जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड को उसने आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग डेफिनेशन, तो इट्स मीन डायरेक्ट मेथड को यूज करना है। और जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है वो क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। वही फार्मूला जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। अगर हम ये कहें कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड, तो ये तीनों जो नाम है वो एक ही सेंस में यूज होते हैं। तो इसमें दो केसेस होंगे, इसमें दो फार्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला क्या है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n di ओवर n। दूसरा फार्मूला क्या है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन i फ्रॉम 1 to n ui ओवर n मल्टीप्लाइड बाय h। अब इन दो फार्मूलाज के अंदर कुछ चीजें यूज हो रही हैं। अब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले के अंदर दो बातें आपके पास नई बातें हैं। वो पहली बात तो है a, कि a क्या है, क्लियर होगी जी बात। और जो दूसरी बात आपके पास है वो ये है कि ये di का क्या मतलब, n जो है वो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। बेटा a जो होगा ना, आपने ऑब्जर्वेशन में से अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सपोज कर लेनी है। वो जो वैल्यू आप सपोज करेंगे वो क्या होगा, a होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू भी कहते हैं या हम प्रोविजनल मीन भी कहते हैं। क्लियर होगी जी बात। a क्या है बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जितने भी वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन में हम कह सकते हैं कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उन ऑब्जर्वेशन में से आप अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को चूज कर लें, वो वैल्यू क्या होगी, a होगी। उसके बाद हम बात करते हैं d की। ये d क्या है, d को फाइंड करने का एक फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है, di इज इक्वल टू xi माइनस a। मतलब अगर हमने d1 फाइंड करना है तो वो क्या होगा, x1 माइनस a। x1 का मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब d को फाइंड जब हम करेंगे तो उसका फार्मूला होगा x माइनस a। अगर हम d1 फाइंड कर रहे हैं तो x1 माइनस a, x1 का क्या मतलब, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में से a को माइनस कर देंगे। अगर d2 फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब x2 माइनस a, x2 का मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन में से a को माइनस करेंगे। तो ये तो इस फार्मूले के अंदर जो दो बातें थी वो आपने यहां पर डिस्कस कर ली। अगर हम दूसरा फार्मूला यूज करें, उस फार्मूले के अंदर तीन चीजें हैं। एक तो a है, दूसरा यहां पर di था, यहां पर ui, और तीसरी चीज h। जो h है ना बेटा, ये तो हो गया क्लास इंटरवल। जब आपके पास क्लासेस गिवन होंगी तो जो h होगा वो क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। a की बात भी वही है कि जो a है वो आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उन ऑब्जर्वेशन में से कोई भी वैल्यू को आप सपोज कर लें वो क्या कहलाएगी, a कहलाएगी। अब बात आती है यहां पर u आएगी कि u को किस तरीके से फाइंड करेंगे। d को फाइंड करने का फार्मूला क्या था, x माइनस a। u का फार्मूला क्या होगा, x माइनस a ओवर h, x माइनस a ओवर h। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं।
ये अनग्रुप डाटा के लिए थी, डायरेक्ट मेथड अलहदा था, इनडायरेक्ट मेथड अलहदा था। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट मेथड को भी डिस्कस करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड को भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक पार्ट होगा जिसमें उसने कहा होगा डिफाइन अरिथमेटिक मीन। तो आपने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन यहां पर डिस्कस कर ली है, इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे हम। वो कहते हैं फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए आपने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, उसने वैल्यूज गिवन दी है, डाटा गिवन दिया 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45। इस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो इट्स मीन ये डाटा अनग्रुप डाटा होगा। और उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आपने डायरेक्ट मेथड को यूज करना है। बेटा डायरेक्ट मेथड को यूज करने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो बेटा हमने इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करना है। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45। इसको डिवाइड कर देना n पर। n क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कितना है? 8। तो इनके सम को 8 पर डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो आती है 24.5। तो इस डाटा के अंदर जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा? 24.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट है, सेम इसी तरीके से होना, आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। आपने इस क्वेश्चन में भी मीन को फाइंड करना है, लेकिन आपने उसने मेंशन किया हुआ है कि इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करना है, को यूज करना है आपने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। वो कहता है क्वेश्चन का जो डाटा हुआ है 200, 225, 350, 375, 273, 20, 290। तो बेटा इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए आपको फार्मूले 2 हैं आपके पास, इनमें से आप जो मर्जी फार्मूला यूज कर लें। हम फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं, वो क्या है कि a प्लस समेशन d ओवर n। हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने एक कॉलम बनाया जिसमें हमने वेरिएबल्स को लिखा, ऑब्जर्वेशन को लिखा, तमाम ऑब्जर्वेशन को मैंने यहां पर लिख दिया। ऑब्जर्वेशन को लिखने के बाद फार्मूले के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है? a, और उसके बाद क्या है? d। बेटा a मैंने आपको पहले बताया है कि इन वेरिएबल्स में से जो ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उन वैल्यूज में से आप अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को a सपोज कर सकते हैं। यहां पर मैंने 290 को a सपोज किया। इस जहां पर रेड कलर से मैंने सर्कल किया होगा, जो 290 है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। ए तो अब हमारे पास आ गया। अब हमने डी को फाइंड करना है। डी का फार्मूला क्या था? एक्स माइनस ए, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस करते जाएंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन देखें, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 200 है, और ए क्या था? 290। तो 200 में से 290 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा -90। इसी तरीके से 225 में से 290 माइनस करेंगे, आंसर आएगा -65। 350 में से 290 को माइनस करेंगे, आंसर 60 आएगा। इसी तरीके से मैंने तमाम क्लासेस के अंदर डी की वैल्यू को फाइंड किया। फार्मूला अगर आप देखें तो यहां पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। इस फार्मूले के अंदर 3 बातें हैं, एक है a, दूसरा है समेशन d, तीसरा है n। ए हमने अपनी मर्जी से सपोज कर लिया है, डी हमने फाइंड किया, उसका समेशन फाइंड करें, डी की तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू 290 सपोज की थी, प्लस 0 ओवर 7, 0 को 7 पर डिवाइड करेंगे 0, 290 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 290। तो बेटा यहां तक आपने आज के लेक्चर के अंदर जो चीज डिस्कस की वो सिर्फ अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया है, और अरिथमेटिक मीन को अनग्रुप डाटा के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो यहां पर आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बातें थी वो मैंने तमाम बातें डिटेल में यहां पर डिस्कस कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स को आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है
यहां पर उसने मेंशन किया हुआ डायरेक्ट मेथड। अगर आप इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो फिर भी आंसर यही आएगा। यहां पर उसने मेंशन किया था इनडायरेक्ट मेथड, अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर भी आंसर सेम रहेगा। आपको अगर पेपर में मेंशन ना किया हो कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन, सिर्फ ये लिखा हो फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहें या इनडायरेक्ट मेथड से करना चाहें। जहां पर कंडीशन मेंशन नहीं होगी आपने वहां पर अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से बाय डेफिनेशन जो मेथड है उससे सॉल्व करना है, क्योंकि वो बहुत ही इजी है। इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रुप डाटा के लिए डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।